अगर मंच पे नृत्य करते हुए वो नृत्य ही बन जाए, द डांसर बिकम्स द डांस। ये ताकत है हमारी नृत्य परंपरा की। झनक झनक तक धा, झनक झनक तक धा, झनक झनक तक धा। झिझी किट 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 झिझी किट। घे घे तिट 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 घे। तिरगिड़ता तिरगिड़ता, तिन 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 तिन। थर थर थर। धलांग धलांग। ता 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 ता। कुक्कू कुक्कू। झनक झनक तक धा, झनक झनक तक धा, झनक झनक तक धा। मित्रों, आप सोच रहे होंगे, आप सोचते होंगे ये कौन सी भाषा है। ये भाषा है मेरी नृत्य की भाषा। इसे मैं नर्तन भी कहती हूँ, अंगवाणी या देह बोली। और ये भाषा शायद सबसे प्राचीन है, शायद सबसे नैसर्गिक, शायद सबसे इंट्यूटिव, इंस्टिंक्टिव। एक छोटा शिशु जन्म लेने के बाद अपनी माँ को या पिता को देख के कुछ भाव करता है। वो उसकी एक सहज आंगिक अभिव्यक्ति है। और नृत्य ऐसी ही एक भाषा है जो शरीर के हालचाल, शरीर की स्थिति, शरीर के विभिन्न गति, संचालन इत्यादि इससे निर्मित है। और ये भाषा कितने सहस्त्राब्दियों से चली आ रही है। समय समय पे प्रत्येक शताब्दी, प्रत्येक पीढ़ी में क्रमशः इसमें विकास होता चला गया। और आज हम इनमें से एक धारा को शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। ये जो नृत्यों की धारा है, इसमें शरीर हमारा ना केवल साधन है बल्कि माध्यम भी है, हमारा वाद्य है, हमारा अभिव्यक्ति का साधन। तो शरीर की प्रत्येक अवयव की स्थिति या संचालन वो दरअसल मेरे लिए एक प्रतीक की तरह बनता है, एक चिन्ह की तरह। और इसीलिए हम आज इसको कोडिफाइड लैंग्वेज कहते हैं। और कुछ कोड्स ऐसे हैं जो आप भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं ये करूं तो आप समझ जाएंगे कि मैंने एक पक्षी बताया, या मैं ये करूं तो आप समझ जाएंगे कि मैंने एक मछली दिखाई, या जल, उसमें कमल, कमल को मैंने तोड़ा और हाथ में लिया इत्यादि। तो आपने देखा कि शायद हाथ की भी अलग अलग तरह की आकृति से मैंने एक बात कही। या इस पूरी देह को अगर मैं एक माध्यम समझूं तो उसके द्वारा गोलाकार या चौरस, ऐसे विभिन्न आकार मेरे लिए प्रतीकों का एक संग्रह बनता चला जाता है। और ये है मेरी नृत्य की दुनिया, ये है इसका जगत, अंग के द्वारा अभिव्यक्ति का जगत। और इसमें सबसे पहली प्रेरणा जो मेरे सामने आती है, यानी इस नृत्य परंपरा में, हमारे गुरुओं की परंपरा में सबसे पहली प्रेरणा जो आती है वो प्रकृति ही है। प्रकृति की विभिन्न छटा, विभिन्न गति, नाद,
अनुभूति इत्यादि। अगर हम एक वृक्ष देखें तो हमें उसका विस्तार, उसकी शाखा, उसके पत्ते का घूमना, हिलना, और तब हम नृत्य के द्वारा इस विचार को अलग अलग तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। हम जब अकेले होते हैं, एकल नृत्य में हम उसे अपनी तरह से करें, और सामूहिक में आप जैसा देख रहे हैं एक दृश्य कि कैसे भुजाओं की अलग अलग व्यवस्था से हमने वृक्ष का एक आकार या एक कल्पना आपके सामने रखी। ये क्रमशः अलग अलग रूप में मेटाफरिकली, सिद्धांतों के द्वारा ये अंग भाषा का विकास होता चला जाता है। और इसमें क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि देह मेरा माध्यम है, इसलिए शरीर को एक अलग दृष्टिकोण से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ये जो शरीर है ये पूरा है, और पूरा वही शब्द जो आज भी हम कहते हैं, नगरी, यानी ये एक पवित्र नगरी है। और ये जो पवित्र नगरी है, इसके अलग अलग अवयव जो हैं, अलग अलग अंग जो हैं, उसका अपना अपना महत्व है, उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे पैरों का काम है आवागमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान इस देह को लेके जाना इत्यादि। वहीं हाथों का काम है शायद किसी वस्तु को ग्रहण करना, उठाना, उसे स्थानांतरित करना इत्यादि। हमारे जीवन के मूलभूत अस्तित्व से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे पचन, प्रजनन, आप देखेंगे ये निचले भाग में ये अवयव हैं, और सूचना ग्रहण करना, उसको प्रोसेस करना, उसका विस्तार करना, प्रस्तार करना, ये सब काम हमारी इंद्रियां और मस्तिष्क में हैं। तो आप शरीर को आज एक नए तरह से देखें तो आप देखेंगे कि एक तरीका तो डॉक्टर्स जो देखते हैं एनाटॉमी की तरह से, लेकिन नृत्यकार कैसे देख रहा है, तो उसे वो एक पवित्र नगरी के रूप में देख रहा है। और ये पवित्र नगरी जो है, जिसमें मूलभूत सारी प्रक्रियाएं भी हो रही हैं, सूचना ग्रहण हो रही है, सूचना का प्रसार भी हो रहा है, प्रस्तार भी हो रहा है, वहाँ एक उसका मंदिर भी है, ये है उसका हृदय। और यहाँ से सारे उद्गार, सारी भावनाएं, सारी प्रेरणाएं ये आनी शुरू होती हैं। और ये जो अनुभूतियाँ और अभिव्यक्तियाँ हैं, यही शरीर में एक अलग तरह का परिवर्तन लाती है। तो जहाँ हम कहते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, या हम कहते हैं कि शरीर तो हमें जीने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय हम करें क्योंकि भाई जीना तो है, तो ये जीवन निर्वाह और शरीर की मूलभूत ज़रूरतें, इससे आगे चल के नृत्यकार शरीर को इस तरह से देखने लगता है। वो उसे एक माध्यम देखता है जहाँ देह का हर अंग एक सुंदर कलाकृति का भाग बन जाता है, और उसका मंदिर यहाँ हृदय स्थान में है। इसीलिए आज भी हमारी हज़ारों वर्षों की परंपरा में, आज भी भारत में हम देखते हैं कि हम किसी से जब मिलते हैं तो अनायास ही जब नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, तो हमारा हाथ हृदय के आगे इस तरह से जुड़ता है। ये मुद्रा अपने में इस बात का प्रतीक है कि हम आज भी उस विचारधारा में जी रहे हैं। शायद हम उससे कई बार इतना सरोकार नहीं रखते हों या इतनी सजगता से ना करते हों, लेकिन ये अवश्य हमारी परंपरा रही है। तो शरीर की ये सोच को आगे ले जाते हुए नृत्यकार की तालीम कैसे बढ़ती है, तो आप देखें कि शरीर क्योंकि हमारा माध्यम है, इसलिए विविध आकार बनाना जो हमारा फिज़िकल ट्रेनिंग है, जिसको मैं कहूँगी कि भौतिक चरण उसका, अभ्यास का, साधना का, इसके आगे बढ़ते हैं तो बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, विभिन्न शास्त्र, सिद्धांत, विचार, इन पर चिंतन करना, इसका अभ्यास करना और इसको नृत्यांकित करना या नृत्य के माध्यम से निरूपित करना, ये प्रक्रिया चलती है। इसके साथ ही भावनात्मक, अलग अलग भावनाएं, उगते हुए सूर्य को देखकर उस प्रकाश के प्रति अपनी चेतना, अपना प्रणाम, या कोई भी भाव, खुशी हो,
घृणा हो, दुख हो, आश्चर्य हो, ऐसी अनेक भावनाएं। इन भावनाओं को महसूस करना, इसका निरीक्षण करना, इसका विश्लेषण करके शरीर की अलग अलग सूक्ष्म संचालन के द्वारा इसको अभिव्यक्ति देना, ये काम हुआ भावनात्मक चरण में। वहीं आगे चल के तात्विक, सैद्धांतिक, विभिन्न विचार परंपराओं से समझते हुए, उसे देखते हुए नृत्य में उसे ढालना। और इस यात्रा में आगे चलते चलते हम शरीर के उस परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं जब देह, मनस, आत्मा ये त्रिगुणी अस्तित्व शरीर रखता है। और नृत्यकार तब आगे चल के आध्यात्म की तरफ देखता है। ये इतना आसान नहीं। दिग्गज गुरु और ऋषि तुल्य गुरुओं के द्वारा इस तरह की कई आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हो पाईं। और हम सब साधनारत हैं इसी यात्रा में कि क्या शरीर के आगे नृत्यकार इस तरफ बढ़ सकता है क्या। और तभी बात होती है अभिनय की, कि 4 प्रकार के अभिनय, आंगिक अंग से, वाचिक वाणी के द्वारा, आहार्य वेशभूषा रूप सज्जा के द्वारा, और सात्विक यानी जब सत्व जनित आपकी अभिव्यक्ति हो, जब आप पूर्ण रूपेण एकात्म हो जाएं अपनी अभिव्यक्ति से। नृत्य की यात्रा इतनी लंबी है, इसीलिए हमारे बड़ों का कहना है कि एक जन्म पर्याप्त नहीं है। और मैं कई वर्षों से सिखा रही हूँ, सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये समझ पाई हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा यही आदर्श और सबसे सशक्त तरीका है इस देहवाणी को अगली पीढ़ी तक पहुँचा पाने का। और इसी प्रयास में मैं निरंतर सीख रही हूँ। हमारे बड़ों ने एक बात कही, दीक्षा शिक्षा परीक्षा, यानी सीखने की ये एक साइक्लिक ऑर्डर है। शिक्षा यानी सीखना, दीक्षा यानी देखना, ऑब्जर्वेशन, परीक्षा परीक्षण। और ये रुकता नहीं है, चलता रहता है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम देखना भी सीखते हैं। हमारा प्रकृति के प्रति हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बदलता चला जाता है। हमारी ही शरीर के हालचाल को देखने का तरीका बदलता जाता है, और तब जाके हमारा परीक्षण बदलता है। और क्योंकि परीक्षण हमारा परिपक्व होता चला जाता है, इसलिए सीखना, फिर से सीखना जो है वो एक नए आयाम के साथ आता है। तो इस तरह से ये देश और काल को परिभाषित या सुसज्जित करने या अलंकृत करने की जो यात्रा है, ये धीरे धीरे हमें नए पड़ाव, नए क्षितिज तक लेके चली जाती है। और हर बार जब साधक, वो नया शिष्य हो या कई वर्षों से साधनारत कलाकार हो, वो इस यात्रा से बार बार गुजरता चला जाता है। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम ये भी देखते हैं कि देखने वाले को क्या होता है। कई शब्द सामने आते हैं। कला आविष्कार जब हो रहा है तो जो देखता है उसको हम दर्शक कह सकते हैं या प्रेक्षक। लेकिन अगर वो देखते देखते केवल भौतिक इंद्रिय से ना देखते हुए ज्ञानेंद्रिय से देखना शुरू कर पाए, इंटेलेक्ट से, और इस तरह वो रस ग्रहण करने का गुण भी प्राप्त करता जाए, तो वो कहा जाता है रसिक। तो वो प्रेक्षक से अपग्रेड होके रसिक बनता है। और ऐसा रसिक जब निरंतर कला अनुष्ठान देखता रहता है पूरी सजगता से, तो उसके गुणों में निखार आता है। वो और सूक्ष्म दृष्टि से देख पाता है और ध्यानरत हो जाता है। और जब ऐसी अवस्था रसिक में आती है तो वो कहा जाता है सहृदय। नाट्य शास्त्र में ये शब्द आता है सहृदय, यानी जब कलाकार के हृदय से वो एक रूप हो जाए, कलाकार की अभिव्यक्ति, कलाकार की सोच, उसकी तलाश रसिक के साथ एक रूप हो चुकी है, तब वो है सहृदय। यानी दोनों के हृदय में कोई फर्क नहीं है अभी, देयर इज़ नो गैप बिटवीन द टू। तो हमारे समाज की ये व्यवस्था रही कि प्रेक्षक से रसिक, रसिक से सहृदय, इसी तरह शिष्य से साधक, साधक से कलाकार, कलाकार से गुरु। लेकिन जब गुरु है तो वो शिष्य भी है। ये है गुरु शिष्य परंपरा। तो मैं
मित्रों, मैं ऐसी ही एक परंपरा से हूँ। आधुनिक काल में ये परंपरा से परिचय पाया, लेकिन समझ पाए कि इसका मर्म और इसकी गरिमा क्या है। ये रास्ता बहुत ही महान है, कठिन भी है, चुनौतीपूर्ण है और प्रतिदिन आपकी निष्ठा को नए नए तरह से परखने वाला रास्ता है। मैंने जैसे कहा कि रसिक की यात्रा कैसी होती है, नृत्यकार की यात्रा कैसी होती है, अंततः मैं इस बात पे आती हूँ कि मैंने शुरू में कहा कि देह मेरा माध्यम है। तो क्या नृत्य केवल देह की द्वारा विभिन्न संरचना ही नृत्य है? नहीं, नृत्य का असली चरमोत्कर्ष चरण जो है वो है देहातीत हो जाना। यानी जब कलाकार मंच पर आते ही अपनी देह को विगलित कर दे और वो देहातीत हो जाए, वो कलाकृति बन जाए। ऐसे कई क्षण रसिकों ने देखे होंगे। मैंने मेरे गुरुओं को देखा है। मैंने गुरु केलुचरण महापात्र को देखा है कि वो बूढ़े, सिर में बाल नहीं, ऐसे एक पुरुष जब मंच पे प्रवेश करते हैं और राधा बन के कृष्ण को ढूंढते हैं, कुछ ही क्षणों में मुझे एक कोमल तनया राधा दिखती है और मुझे एक वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखता है। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? ये ताकत है हमारी नृत्य परंपरा की। ये ताकत है हमारी नृत्य परंपरा की कि देह किस तरह विगलित हो जाता है, किस तरह उसके परे हमें वो विचार, वो परिस्थिति, वो भावना, वो पात्र वो दिखने लगता है, वो कथा दिखने लगती है और कलाकार नहीं दिखने लगता है। लेकिन ये अनुभव रसिक तक पहुंचाने के लिए ये बहुत लंबा एक साधना का पथ है, जिसमें प्रतिदिन हमें भौतिक से बौद्धिक, भावनात्मक, तात्विक, सैद्धांतिक, मनोवैज्ञानिक और अंततः आध्यात्मिक इस यात्रा से बार बार गुजरते रहना होता है। लेकिन एक स्वस्थ और सचेतन, सजग समाज तैयार करने को शायद हमें वापस यही व्यवस्था को वापस उसका पुनरुज्जीवन करना पड़ेगा, उसे वापस जगाना होगा। जब कलाकार इस तरह की शरीर की योजना को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए उस चरण तक पहुंच जाए जब वो देहातीत हो, वो कलाकार ना रह के कलाकृति बन जाए, और तब रसिक जो देखता है या सहृदय जो देखता है वो मात्र कलाकृति देखता है। अब मेरे सामने एक प्रश्न ये आता है, ये मैं अपने आप को भी पूछती थी कि अगर मंच पे नृत्य करते हुए वो नृत्य ही बन जाए, द डांसर बिकम्स द डांस, तो उस व्यक्ति का क्या हुआ? तो इसका मुझे हमारी परंपरा में, कहीं सैद्धांतिक परंपरा में मुझे एक उत्तर मिला। शायद ये कलाकार की अनुष्ठानिक मृत्यु है। ये एक बड़ा सूक्ष्म विचार है कि उस क्षण के लिए उसने अपने आप को समाप्त कर दिया। वो केवल वो कथा वस्तु या वो परिस्थिति या वो भावना या वो चरित्र बन के रह गया। उसने अपने आप को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसके बाद मंचन के बाद एक तरह से उसका पुनर्जन्म होता है। और इसीलिए मैंने जो कहा, शिक्षा दीक्षा परीक्षा, ये जो यात्रा है ये चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। कलाकार कई जन्म लेता है, सीखता है, देखता है, प्रकृति बोध से हर बार एक नई अभिव्यक्ति सामने लाता है। दरअसल अभिव्यक्ति शब्द जो है, मुझे अक्सर लगा कि ये व्यक्ति का प्रकृति बोध हो सकता है। शायद ये एक तरीका हो सकता है अभिव्यक्ति को देखने का। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया है, धीरे 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 करके एक हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं जहाँ पे कलाकार, रसिक, सहृदय हम मिलके एक अलग तरह की अनुभूतियों की श्रृंखला को न केवल खड़ा करें बल्कि उसको संजोए रखने का प्रयास करें।
और मैं इसी तरह की एक कोशिश कर रही हूँ महागामी गुरुकुल के द्वारा। क्या हम ये चेतना की जो परंपरा है और प्रवाह है, क्या हम इसको फिर से जगा सकते हैं? क्या ये जितने सिद्धांत हैं, देहातीत होना, शरीर को विगलित करके केवल अंग भाषा सामने आए, केवल वो नाद का आभास रह जाए, केवल वो आकृति की कल्पना रह जाए, क्या हम इस तरह से एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में नृत्य की धरोहर को बचाए रख सकते हैं? आज हम जब कहते हैं कि हमें नृत्य धरोहर बचाना चाहिए, तो मेरे मन में ये भी एक विचार आता है कि उसको बचाने के लिए हमें इतनी सच्चाई और इतनी सूक्ष्मता से और इतनी संवेदनशीलता से भी बचाना होगा। तो मैंने ध्वनि की जो बात कही, तो एक आपको बोल कहती हूँ, जब मैंने प्रतीकों की भाषा बोली कि किस तरह से हाथ के एक एक हालचाल से हम एक बात कह सकते हैं। अभी जैसे मैंने फूल चुनने की बात कही, फूल चढ़ाना, अभी इससे बड़े फूल हों तो मैं इस तरह से दिखाऊं, उससे बड़े फूल हों तो मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे आकारों की बात कही। वही स्पेस और टाइम में ध्वनि के द्वारा किस तरह से प्रतीकों की बात हो सकती है। तो ध्यान बन जाता है। जैसे धान धान धगत धगत अगर बोल है, तो मेरे लिए धान अब ध्यान हो गया। ध्यान कृत ध्यान ध्यान, रटन रटन नटकृत ध्यान 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 धा, ध्यान कृत ध्यान ध्यान, रटन रटन नटकृत ध्यान 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 दा, ध्यान कृत ध्यान ध्यान, रटन रटन नटकृत ध्यान 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 दा। धन्यवाद।